शुरू हो गया। चलो साथियों, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। क्योंकि साथियों काफी दिनों से आपके बीच में लाइव नहीं आ सका, उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं क्षमा का प्रार्थी तो नहीं हूं, फिर भी लेकिन अगर आप माफ कर दो तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार होगा। साथियों किसी कारणवश, क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुका था कि घर का कोई बहुत बड़ा कोई काम हो गया था, जिस वजह से मैं बिजी था, आपके बीच नहीं आ सका। लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए मैंने वादा किया, आपको कंप्लीट ज्योग्राफी कराऊंगा। लेकिन कोई बीच में अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं, उससे आप घबराना मत कभी भी, क्योंकि क्लासें आपके लिए कंटिन्यू मैं लेता आता रहूंगा। ठीक है साथियों, और आपके लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज भी है, क्योंकि आपको पता है कि रेट की एग्जाम डेट आ चुकी है। डोटासरा ने आज से 2 दिन पहले क्या है ट्वीट करके बताया था कि 26 सितंबर को क्या होगी, रीट एग्जाम होगा। उसके अंदर साहित्य का भी वो एक 2 पेपरों वाली बातें चल रही थी, वो तो साहित्य नहीं होगी मेरे हिसाब से, एक ही एग्जाम होगा। अभी तक कोई सरकार के द्वारा ऐसी गाइडलाइन तो नहीं आई है। लेकिन उसके अलावा जो पटवारी के विद्यार्थी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी एग्जाम डेट आए। हाँ, उनकी भी एग्जाम डेट आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, उनका भी एग्जाम होगा। अभी साहित्य क्योंकि रीट की आ गई है तो उनके भी एग्जाम करवाए जाएंगे। रीट के अलावा देखा जाए तो जो विद्यार्थी कांस्टेबल के हैं वो भी दिन रात क्या है तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि कांस्टेबल के एग्जाम अभी क्या है जैसे फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में क्या है, थोड़े से समय के बाद में क्या है उनके एग्जाम, क्योंकि 22 के अंदर एग्जाम करवाएंगे। आपको 6-7 महीने का टाइम दिया जाएगा कांस्टेबल वाला विद्यार्थियों। बाकी पटवारी है उनके लिए तब टाइम शायद थोड़ा ही बचा है, क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना देंगे सरकार, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देंगे, क्योंकि आपको 2 साल का टाइम दे दिया है। अब आप दिन रात तैयारी करने क्या कर जाओ, जुट जाओ। चलो हाँ, कोई घबराने की बात नहीं है। क्या किसी ने खूब कहा है कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। आपको हौसला उच्च रखना है, आपको उम्मीदें ऊंची रखनी है। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी मेरे प्यारे साथियों। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि अभी क्लासें आपकी शुरू हुई है। आपके जज्बे के साथ, आपके मेहनत के साथ, मेरी ऊर्जा के साथ हम डेली आपके बीच लाइव आते रहेंगे। वही समय के अंदर परिवर्तन शायद तक नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों। चलो साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास के अंदर क्या चर्चा करेंगे। देखो थोड़ा सा देखता हूं। चलो बात क्या है, अपने चल रहा था भारत का मानसून। क्या चल रहा था, भारत का मानसून चल रहा था। और भारत के मानसून के अंदर मैंने क्या पढ़ा दिया था आपको, भारत के मानसून की साहित्य 5 क्लासें हो चुकी है। कितनी क्लासें हो चुकी है, 5 क्लासें हो चुकी है। और आज आपके लिए कौन सी क्लास मैं अगली नेक्स्ट कड़ी में नेक्स्ट क्लास लेके आऊं, 6ठी क्लास, और 6ठा भाग रहेगा, 6ठी क्लास रहेगी, 6ठा वीडियो रहेगा आपके बीच में भारत के मानसून का। मानसून के अंदर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, हमने शायद तक बंगाल की खाड़ी शाखा की सारी बातें कर ली है, सॉरी अरब सागर की शाखा की सारी बातें कर ली है। आज हम बात करेंगे, वो किसकी बात करेंगे, आज बात करेंगे अरब सागरीय शाखा की। किसकी बात करेंगे, अरब सागरीय बात करें, बंगाली खाड़ी। आज क्या काफी दिन हो गया क्लास नहीं ली, इसलिए क्या चुप हो रहा है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी शाखा। आपके सामने मानचित्र भी मैंने पहले से तैयार कर लिया, आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा क्या है मानसून की प्रक्रिया का मैंने छोटा सा रेखा चित्र भी बना रखा। सबको दिख रहा है ना साहब, सारे मैसेज करो। देखा चौधरी साहब आप भी मैसेज करो, हाँ सारे सामर जी मैसेज करो, सभी मैसेज करो। देखा क्या पता आपको साफ दिख रहा है क्या। चलो बात क्या थी, बात थी बंगाल की खाड़ी शाखा की। बंगाल की खाड़ी अरब सागरीय शाखा की हमने बात की थी कि अरब सागरीय शाखा कहां से सर्वप्रथम प्रवेश करती है। उसके अंदर मैंने साहित्य की एक बात ये भी बताई थी कि भारत में सर्वप्रथम मानसून कहां से प्रवेश करता है, सॉरी भारत में सर्वप्रथम मानसून कब प्रवेश करता है। तो सर्वप्रथम भारत में मानसून प्रवेश मैंने कितनी तारीख बताई थी, 25 मई बताई थी। कितनी मई बताई थी, 25 मई बताई थी। लेकिन 25 मई बताई थी, वो 25 मई का मानसून कौन सी शाखा का प्रवेश करता है, वो अरब सागरीय शाखा का मानसून नहीं है। वो कौन सी शाखा का मानसून है, बंगाल की खाड़ी शाखा का मानसून है। क्या बंगाल की खाड़ी शाखा मानसून गुदी सर्वप्रथम भारत में प्रवेश करती है। लेकिन मुख्य भूमि की बात की जाए, मुख्य भूमि कौन सी करती है, अरब सागरीय शाखा। वो कौन सी तारीख को करती है, वो 1 जून को क्या करती है, अरब सागरीय शाखा अपने मालाबार तट से केरल राज्य से प्रवेश करती है। लेकिन बात आती है बंगाल की खाड़ी शाखा सर्वप्रथम कहां से प्रवेश करती है, वो बात करते हैं। अगर जलीय भाग में बात करें तो अंडमान निकोबार में,
लेकिन अगर बात की जाए कि बंगाल की खाड़ी शाखा सर्वप्रथम भारत में कहां से प्रवेश करती है, लेकिन भारत से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बंगाल की खाड़ी शाखा विश्व में सर्वप्रथम कहां प्रवेश करती है। बात क्या आ गई, विश्व में सर्वप्रथम कहां प्रवेश करती है? एक देश का नाम है, देश का नाम है म्यांमार। क्या नाम देश का नाम? म्यांमार। म्यांमार देश का एक छोटा सा क्या पर्वत है जो मैंने यहां पर बना रखा है। इस पर्वत का नाम है अराकान। क्या नाम है? एराकान। अगर यहां पर साफ नहीं लिख रहा मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या नाम पर्वत का? एराकान। ये अराकान पर्वत से क्या करता है? बंगाल की खाड़ी शाखा सर्वप्रथम विश्व में क्या करती है? प्रवेश करती है। वो भी मेरे प्यारे साथियों कितने तारीख को? तो यहां पर मानसून प्रवेश करता है 1 जून को। 1 जून को कहते हैं कि मानसून गुरुजी बंगाली खाड़ी का मानसून म्यांमार के कौन से अराकान है, यहां से मानसून आर्द्रता प्राप्त करेगा और ये शाखा क्या इस पर्वत से क्या टकराएगी, टकराकर क्या करेगी? इस म्यांमार देश में क्या करेगी? वर्षा करेगी। इसके बाद में यही पवनें क्या करती है? अपने इस पवन से पर्वत से टकराने के बाद में आगे क्यों निकल नहीं पाती? क्योंकि पर्वत की ऊंचाई क्या है? अधिक है। ऊंचाई अधिक होने के कारण इस पर्वत के समांतर क्या करती है? आगे की ओर बढ़ती है। लगभग कहते हैं 1 या 2 जून 3 जून हो सकती है, ज्यादा नहीं 3 जून को लगभग गुरुजी कितने 3 जून को क्या ये शाखा भारत में क्या कर जाती? प्रवेश कर जाती। कहने का अर्थ लगभग जून का पहला सप्ताह बताया जाता है। कुछ किताबें 1 जून लिख देती है, कुछ किताबें 2 जून, लेकिन आप क्या रखो यहाँ पर 3 जून या फिर क्या रखनी है आपको याद रखना जून का प्रथम सप्ताह। जून के प्रथम सप्ताह को यहाँ पर कहां गुरुजी? तो यहाँ पर बात आती है मणिपुर, त्रिपुरा राज्य से गुरुजी क्या करती है? भारत में बंगाल की खाड़ी शाखा क्या करती है? प्रवेश करती है। इसके बाद में प्रवेश करती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद में प्रवेश करती है गुरुजी कौन से राज्य? ऊपर राज्य आता है, राज्य का नाम रहता है क्या? मेघालय। कौन सा राज्य आता है? मेघालय। मेघालय राज्य के अंदर मैंने ब्लैक कलर से क्या यहाँ पर कुछ पहाड़ियां बना रखी है। क्या बना रखी है? पहाड़ियां। इन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? इन पहाड़ियों के नाम है, एक का नाम है गारो, दूसरी पहाड़ी का नाम है खासी, तीसरी पहाड़ी का नाम है जयंतिया। इन तीनों पहाड़ियों से क्या ये शाखा क्या करती है? टकराती है, और टकरा कर क्या करती है? इस स्थान के चारों तरफ से घूम घूम कर यहाँ पर क्या करती है? वर्षा करती है। लेकिन जो बीच की पहाड़ी इधर वाली गारो है, उसके बाद में खासी है, लास्ट वाली क्या? जयंतिया। इस खासी पहाड़ी है जो बीच की, इस खासी पहाड़ी के पास में पड़ता है गुरुजी क्या? मेघालय का शिलांग पठार। क्या पड़ता है? शिलांग पठार। इसी शिलांग पठार में एक स्थान है, जिला है, जिसका नाम है चेरापूंजी। क्या नाम है? चेरापूंजी। ये चेरापूंजी एक जिला है, और इसी चेरापूंजी के पास में स्थान है मानसीराम। मोसिनराम के मासिनराम बोलो, मासिनराम। ये मासिनराम क्या रहता है? यहाँ पर मोसिनराम भी है। मोसिनराम क्या रहता है? यहाँ पर स्थान है। इस स्थान पर क्या बंगाल की खाड़ी शाखा की पहली उप शाखा जो गुरुजी क्या करती है? यहाँ पर सर्वाधिक क्या करती है? वर्षा। बंगाल की खाड़ी शाखा कितनी उपशाखाओं में बढ़ती है? 2 उपशाखा। जिसकी पहली उपशाखा क्या करती है? मेघालय की गुरुजी क्या गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से टकराकर कहा शिलांग पठार में सर्वाधिक क्या करती है? वर्षा करती है। इसी शिलांग के अंदर बात करें, चेरापूंजी जिले का स्थान है, स्थान का नाम है मोसिनराम। ये मोसिनराम में क्या होती है? विश्व की गुरुजी सर्वाधिक क्या वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मेघालय राज्य का गुरुजी कौन सा? मोसिनराम। अगर पहाड़ियां पूछी जाए कि कौन सी पहाड़ियां सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती है, तो पहाड़ियों की बात आती है तो कौन सी है? खासी की पहाड़ियां विश्व क्या सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती है। और भारत के अंदर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन सी पहाड़ियां प्राप्त करती है? खासी की पहाड़ियां। कौन से राज्य में? मेघालय में। कौन सा पठार सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो बात आती है शिलांग। कहते हैं कि यहाँ पर गुरुजी कितना लगभग 1100 सेंटीमीटर क्या होती है? औसतन वर्षा होती है। कितनी? 1100 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होती है? औसतन वर्षा होती है जो गुरुजी यहाँ पर। इसके बाद में वर्षा क्या करती है? यहाँ पर घूमती रहती है, और घूमते घूमते कहते हैं कि ये पहाड़ी ये वर्षा क्या करती है? ये जो पवने होती है, पवने क्या वापस क्या है? इसका जो वेग रहता है वो किसकी तरफ रहता है? उत्तर पूर्व की तरफ रहता है, जिस वजह से ये पवने क्या इससे टकराती है, और टकराने के बाद पवने वापस क्या थोड़ी सी पीछे की ओर कहने का पूर्व की ओर घूमने की कोशिश करती है। पूर्व की ओर घूमने की कोशिश करने के बाद में इस सिंगाल जो शिलांग पठार है, इस शिलांग पठार के दक्षिण में एक स्थान है, स्थान का नाम रहता है गुरुजी क्या? उसको कहते हैं सूरमा घाटी। क्या? इस स्थान के दक्षिण में क्या ऐसे यहाँ पर है सूरमा घाटी। क्या रहता है?
सूरमा घाटी। इस सूरमा घाटी से होते हुए क्या करती है ये कौन है, इस सूरमा घाटी से होते हुए कहने का इन पहाड़ियों के दक्षिण से होते हुए सूरमा घाटी के अंदर से क्या करती है, ये आगे किसमें प्रवेश करती है, ये प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र के मैदान में। इसमें प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र के क्या करती है मैदान में, या फिर कह सकते हो मुझे क्या असम राज्य में क्या करती है प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी की पहली शाखा क्या करती है मुझे, मेघालय में वर्षा करने के बाद में सूरमा घाटी से होते हुए, कुछ किताबें सूरमा घाटी नैन कहकर सीधा कहती है ब्रह्मपुत्र घाटी से, नहीं सूरमा घाटी से होते हुए क्या करती है असम राज्य में प्रवेश करती है, और असम राज्य में प्रवेश करके ब्रह्मपुत्र के मैदान में क्या करती है वर्षा करती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र के मैदान में गुरुजी का मेघालय की तुलना में क्या बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। मेघालय में कितनी हो रही है 1100 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रह्मपुत्र पे कहते हैं कितनी, मात्र 200 या फिर 250 सेंटीमीटर क्या होती है वर्षा होती है। इसका कारण क्या है भाई, 200 या फिर 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण एक ही है केवल कि यहां पर वर्षा होती है, इसका कारण उस यहां पर वर्षा कम होने का कारण क्या है, देखो यहां पर वर्षा कम होने का कारण है वो है इस जो 3 पहाड़ियां बताई मैंने, एक पहाड़ी का नाम क्या बताया गारो, एक का नाम क्या बताया खासी, एक का नाम क्या बताया जयंती। इन तीनों पहाड़ियों का बुद्धि असम राज्य या फिर कह सकते हो ब्रह्मपुत्र, क्या कह सकते हो ब्रह्मपुत्र। इन तीनों पहाड़ियों का ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो कहलाता है क्या वृष्टि छाया प्रदेश। और वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण बादल या फिर हवाएं क्या है पहाड़ियों को पार करके ऊपर की ओर उठ जाती है, ऊपर की ओर उठने का यहाँ पर वर्षा क्या मेघालय की तुलना में क्या होती है कम होती है। उसके बाद धीरे धीरे फिर आगे पूरा क्या होता है हिमालय आता है, इस वजह से ये पौने आगे की ओर नहीं निकल पाती। पहली शाखा तो होगी ये। दूसरी शाखा क्या, इसी बंगाल की खाड़ी की दूसरी उपशाखा, दूसरी उपशाखा। पहली उपशाखा तो हमने पढ़ ली, पहली उपशाखा क्या करती है भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है। दूसरी उपशाखा ये देखो आपको दिखाई दे रही, यहां पर पौने आगे आगे चलेगी, दूसरी पौने क्या करेगी यहां से इस प्रकार से गुजरेगी। अब क्या है यहां पर जो ये आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, इस पर्वत का नाम है पश्चिमी घाट पर्वत, और ये जो पर्वत है इस पर्वत का नाम क्या है पूर्वी घाट पर्वत। अब क्या है ये पौने क्या है इस पूर्वी घाट के समांतर आगे की ओर बढ़ती है, लेकिन इस पूर्वी घाट या फिर कह सकते हो भारत के गुरुजी क्या दक्षिणी पूर्वी तट पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून या फिर बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये पौने से अरावली की तरह क्या है इसके समांतर आगे की ओर बढ़ जाती है, समांतर आगे की ओर बढ़ने का ये पूरा पूरा क्या रहता है सूखा रह जाता है। लेकिन यहां पर कहां हम बात कर सकते हैं पश्चिमी बंगाल, कहां पर बात कर सकते हैं पश्चिमी बंगाल राज्य में कौन सी गंगा नदी, गंगा की एक शाखा है, शाखा का नाम क्या है हुगली। कौन सी शाखा है हुगली नदी कह सकता हूं। इस हुगली नदी से क्या करती है इस बंगाल की खाड़ी की दूसरी उपशाखा है वो क्या गुरुजी 7 जून को, कितने जून को 7 जून को क्या करती है भारत में प्रवेश करती है। यहां पर हुगली न कहकर आपको कुछ किताबें क्या गंगा के मैदान से, क्योंकि हुगली क्या गंगा की एक उपशाखा है, जिस वजह से कहते हैं कि हुगली के मैदान से या फिर हुगली की घाटी से या फिर गंगा की घाटी से क्या या फिर पश्चिम बंगाल से क्या करती है भारत में प्रवेश करती है। और इसके बाद में गंगा के मैदान से होते हुए क्या करती है उत्तरी भारत में या फिर हिमालय के दक्षिण से होते हुए काम दिल्ली तक पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाती है दिल्ली तक ये शाखा पहुंच जाती है। और इस पूरे गंगा के मैदान में या फिर कह सकते हो क्या गंगा का मैदान या फिर यहां पर क्या कह सकते हो आप कह सकते हो मुझे कि उत्तर का विशाल मैदान, क्या कह सकते हो उत्तर का विशाल मैदान। कहने का अर्थ क्या होता है उत्तर के विशाल मैदान में सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा करती है, तो बात आती है बंगाल की खाड़ी की दूसरी उपशाखा। या फिर ऐसे बात आ सकता है कि गंगा के मैदान में सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा करती है, तो बंगाल की खाड़ी की दूसरी उपशाखा। लेकिन बात क्या आती है, बात आती है इसकी कुछ शहर, तो इस शाखा ये शाखा क्या सर्वप्रथम कोलकाता, कोलकाता के बाद में प्रवेश करती है गुरुजी का पटना, पटना के बाद में आती है इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद उनका दिल्ली। इन शहरों से होते हुए ये शाखा क्या आगे की ओर बढ़ती है। अब देखो फेरेल नियम के अनुसार क्या है भूमध्य रेखा को पार करके जैसे पौने उत्तरी गोलार्ध में बहती है, तो पौनों क्या जो
दक्षिणी गोलार्ध की ओर या फिर दक्षिण दिशा की ओर ये क्या करती है, बढ़ती है। जिस वजह से कहते हैं ये पौने क्या है, यहां पर हिमालय के पास आने के बाद ये पौने क्या किस पूर्व दिशा या फिर कह सकते उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन हिमालय का कौन सा शिवालिक भाग दक्षिण में होने के कारण, ऊंचाई अधिक होने के कारण ये पौने उस हिमालय को पार नहीं कर पाती। इस वजह से हिमालय से टकरा इस पूरे भाग पर क्या करती है, वर्षा करती है। क्या करती है, पूरे भाग पर वर्षा करती है। जिस वजह से हिमालय के दक्षिण में स्थित राज्य कह सकते हो आप गुरुजी क्या, यूके कह सकते हो क्या, यूपी कह सकते हो क्या, बिहार, इन राज्यों में सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा होती है। आप अभी देख लो, आज कितनी हो गई, आज 19 जून हो गई, और 19 जून हो गई फिर भी अपने राजस्थान इनकी तुलना में अरब सागर के नजदीक है, लेकिन राजस्थान में वर्षा नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर वर्षा आज क्या है, मतलब बाढ़ की स्थिति हो रही है, क्योंकि ये शाखा वहां पर पहुंच चुकी है। ये शाखा यहाँ पर तबाही मचा रही है, इस शाखा यहाँ पर वापस सर्वाधिक क्या कर रही है, वर्षा करी। इधर वाली ये शाखा भी कौन सी, अरब सागर वाली, एक ये दूसरी शाखा और तीसरी शाखा। दूसरी शाखा तो कहाँ, आप कह सकते हो कि झारखंड, आप कह सकते हो गुरुजी का बिहार, यहाँ पर जाकर इन दोनों शाखाओं क्या होता है, मिलान होता है। लेकिन तीसरी शाखा वो जाकर गुरुजी का पंजाब या फिर कह सकते हो दिल्ली के पास में दूसरी शाखा क्या होता है, मिलन होता है। बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा अरब सागर की दोनों शाखाओं से मिलती है। कौन कौन सी, एक दूसरी और एक तीसरी। दूसरी से कहां मिलती है, आप कह सकते हो गंगा के मैदान, कहां, झारखंड या फिर बिहार। और तीसरी शाखा से कहां मिलती है, तो पंजाब में कहां, दिल्ली के पास। इसके बाद बंगाल की खाड़ी शाखा आगे और नहीं बढ़ती, और न आगे बढ़ती न इसकी वर्षा आगे और होती है। बंगाल की खाड़ी की दूसरी उपशाखा है, वो केवल और केवल गुरुजी कहां तक वर्षा करती है, दिल्ली तक की वर्षा। अब देखो, अगर यहां से डीपली क्वेश्चन बने तो वो कैसे बने। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जैसे बंगाल की खाड़ी शाखा कोलकाता से प्रवेश करने का जैसे जैसे क्या ये उत्तर की ओर बढ़ती है, तो उत्तर की ओर बढ़ने के कारण क्या होते हैं, इसकी मात्रा में जो वर्षा की मात्रा है, इस मात्रा में क्या होनी शुरू हो जाती है, कमी होनी शुरू हो जाती है। जिस वजह से आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी शाखा की वर्षा में मात्रा किस दिशा की ओर बढ़ने पर क्या होती है, घटती है, और किस दिशा की ओर बढ़ने पर क्या करती है, बढ़ती है। देखो, तो बंगाल की खाड़ी शाखा की वर्षा है, वर्षा की जो मात्रा है, ये मात्रा गुरुजी किधर से, हम कह सकते हैं पूर्व से। किधर से, पूर्व से जब हम किस दिशा की ओर बढ़ते हैं, पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं, तब तो मात्रा में क्या आती है, कम। लेकिन हम क्या करते हैं, पश्चिम से, इसे पश्चिम से हम किस दिशा की ओर बढ़ते हैं, पूर्व की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे यहां से हमने क्या, यहां से हम धीरे धीरे किसकी पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे, तो मात्रा में क्या होनी शुरू हो जाएगी, कमी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम क्या है, पश्चिम से वापस की तरफ पूर्व की तरफ आएंगे, तो मात्रा में क्या होगी, वृद्धि। कहने का कोलकाता, सबसे पहले कहां प्रवेश की, कोलकाता में। कोलकाता के बाद दूसरा शहर मैंने कौन सा बताया, पटना। पटना के बाद में तीसरा शहर कौन सा बताया, इलाहाबाद। इलाहाबाद का अगला शहर कौन सा बताया मैंने, दिल्ली। अब देखो, यहां पर वर्षा होती है लगभग गुरुजी कितना, 170-80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पटना की तरफ जाओगे, यहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा मिलेगी। इलाहाबाद के पास जाओगे, यहाँ पर 120 सेंटीमीटर वर्षा मिलेगी। और यहाँ पर दिल्ली के पास जाते लोग कितनी, 56 सेंटीमीटर वर्षा मिलेगी। इसका मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर वर्षा में क्या आती है, बंगाल की खाड़ी वर्षा में क्या होती है, कम। लेकिन पश्चिम से क्या पूर्व की तरफ आओगे तो वर्षा में क्या मिलेगी, आपको वृद्धि मिलेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार के ज्यादा डीपली क्वेश्चन बने तो भी आप यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चनों का क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। अब बात इसके बाद में यहां पर रहती है कि गुरुजी जुलाई के प्रथम सप्ताह, जुलाई के प्रथम सप्ताह में क्या गुरुजी, संपूर्ण भारत में मानसून फैल जाता है। क्या कहा जाता है, मानसून फैल जाता है। केवल एक जगह को छोड़कर गुरुजी का हम कह सकते हैं थार के मरुस्थल। थार के मरुस्थल में कहते हैं मध्य जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून नहीं पहुंचता। उसका कारण क्या है, उसका कारण है ये शाखा है क्या है, अपने कह सकते हो कि अपने थार के मरुस्थल में वर्षा करती है।
लेकिन ये शाखा दिल्ली के बाद जाने के बाद में इसकी आर्द्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और कमी आने के कारण जैसे ये अरावली के क्या दक्षिण के दक्षिण में क्या करती है, वर्षा करती है, या फिर कह सकते पूर्व पूर्व में क्या करती है, वर्षा करती है। लेकिन जैसे ही ये शाखा अरावली को पार करती है, पार करने के बाद ये हवाएं क्या करती है, और ऊपर उठ जाती है। और ऊपर उठने के कारण यहाँ पर क्या है, इस क्षेत्र के अंदर क्या बादल तो छाए रहते हैं, इस क्षेत्र में क्या बादल तो छाए रहते हैं, लेकिन वर्षा नहीं होती। कारण क्या है, क्योंकि ये अरावली का गुरुजी क्या बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। क्या बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। कहने का आशय ये हो गया कि ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या बादल तो छाए रहे लेकिन वर्षा न हो, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। लेकिन जैसे क्या इस अरावली को पार करने के बाद में हवाएं थोड़ी बहुत नमी धारण करके क्या नीचे की उतरती है, यहाँ पर कहते हैं मात्र गुरुजी कितने 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम वर्षा क्या होती है, 50 सेंटीमीटर से वर्षा क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि आर्द्रता नमी सारी क्या होगी, कम होगी, जिस वजह से यहाँ पर क्या नहीं होती, वर्षा। कोई राजस्थान वो एक बाई राजस्थान दुख होने की कोई जरूरत को नहीं। क्यों, कि हम तो वैसे ही क्या है, हमारे तो हमेशा के लिए हर प्रकार के पानी की कमी रहती है। लेकिन एक देखो, पानी का रात दिन पास होने के बावजूद भी आपको बड़ी समस्याओं जूझ रही। गुरुजी कौन, ये इलाका जो मैंने आपको ब्लैक कलर से पहले कर रखा है, ये है तमिलनाडु का गुरुजी, क्या ये है तमिलनाडु का गुरुजी एक तत्व नाम है कोरोमंडल। के नाम तत्व को कोरोमंडल। इस कोरोमंडल तट पर कहते हैं कि गुरुजी कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। इस मानसून से कहते हैं 1 सेमी तक की वर्षा नहीं होती। क्या नहीं होती, 1 सेमी तक वर्षा समुद्र के पास में, फिर भी बेचारा कैसा रहता है, शुष्क रहता है। कारण के उसका कारण है, पहला कारण तो हो गया अरब सागरीय वाला शाखा। अरब सागरीय वाला शाखा जैसे क्या करती है, इस पश्चिमी घाट से टकराती है। टकराने के बाद में पश्चिमी घाट से टकराकर ये क्या करती है, ऊपर उठती है। और ऊपर उठने के कारण पश्चिमी घाट का ये क्षेत्र क्या हो जाता है, क्या कहलाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। जिस वजह से अरब सागरीय शाखा से क्या नहीं होती, वर्षा नहीं होती, पहला। दूसरा कारण क्या है, बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा क्यों नहीं होती, उसका कारण है कि ये बंगाल की खाड़ी शाखा क्या समांतर है, जिस वजह से कहते हैं यहां पर बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा नहीं होती। भारत का एकमात्र स्थान, भारत का एकमात्र राज्य जिसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून से गुजरती क्या नहीं होती, वर्षा नहीं होती। वहां तक मानसून पहुंचता जरूर है लेकिन वर्षा नहीं होती। वो गुजरती कौन सा है, तमिलनाडु राज्य का कौन सा, कोरोमंडल एक ऐसा स्थान है जहां पर वर्षा नहीं होती। क्लियर बात। राजस्थान के जो पूर्वैया है, ये सारी की सारी बातें प्यारे साथियों राजस्थान के अंदर बताऊं मैं कि पूर्वैया क्या है। पूर्वैया का अर्थ हो गया कि पूर्व दिशा से आने वाली पवनों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, पूर्वैया कहा जाता है। वो बातें सारी सारी प्यारे साथियों मैं राजस्थान वाले मानसून के अंदर करूंगा। ठीक है, राजस्थान मानसून कहां से प्रवेश करता है, झालावाड़ से प्रवेश करता है, अरब बंगाली खाड़ी वाला, अरब सागर वाला कहां से, बांसवाड़ा से प्रवेश करता है। ये सारी सारी बातें राजस्थान के मानसून में करेंगे। यहाँ पर केवल और क्या है, भारत के संदर्भ में बातें कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी की 2 उपशाखाएं, एक तो कहां से प्रवेश करती है, मेघालय, मेघालय में कहां, असम और इन पूरी राज्यों में क्या करती है, वर्षा करती है। दूसरी उपशाखा कहां से प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल, इसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली तक क्या आगे की ओर बढ़ती है। लेकिन ये राजस्थान के अंदर वर्षा भी, राजस्थान में सारी वर्षा पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी नहीं, पश्चिमी राजस्थान जो वर्षा होती है वो सारी सारी इस बंगाल की खाड़ी दूसरी उपशाखा से ही वर्षा होती है। लेकिन इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। क्या नहीं होती, इस क्षेत्र के अंदर वर्षा नहीं होती। अब देखो इसके बाद में थोड़ी क्या बात रहती है, इसके बाद में बात रहती है, हाँ, मध्य जून तक बात क्या है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक क्या है, पूरे भारत में मानसून फिर जाता है। लेकिन केवल और केवल किसको छोड़कर, थार के मरुस्थल को। थार के मरुस्थल में वर्षा कब होती है, थार के मरुस्थल, थार के मरुस्थल में मानसून, गुरुजी थार के मरुस्थल में मानसून जुलाई या फिर यहां पर लिखो मध्य जुलाई, मध्य जुलाई को वर्षा करता है। क्या करता है, वर्षा करता है। थार के मरुस्थल में मानसून कब प्रवेश करता है गुरुजी, तो वो प्रवेश करता है कब, जुलाई, मध्य जुलाई को। लेकिन जुलाई के प्रथम सप्ताह में पूरे भारत में क्या है, मानसून फिर जाता है। अब देखो बात क्या आती है,
बात यहां पर यह आती है कि भारत सर्वाधिक, क्या बात आती है, सर्वाधिक आर्द्रता, सर्वाधिक आर्द्रता कौन सी शाखा में होती है? बात है अर्ध सागरीय शाखा, अर्ध सागरीय शाखा। कहते हैं इसके अंदर गुरुजी टोटल मानसून या टोटल आर्द्रता कितना, 65% आर्द्रता किसके पास होती है? अर्ध सागरीय शाखा के पास। उसके बाद है बच्ची कौन सी? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी शाखा के पास केवल और केवल कितनी? तो आप कह सकते हो 35% क्या आर्द्रता होती है। लेकिन बात क्या आती है? बात आती है वर्षा की। वर्षा के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक वर्षा, क्या बात है? भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन सा? अरब सागरीय शाखा से होती है। किससे होती है? अरब सागरीय शाखा से होती है। लेकिन बात क्या है? बात है राजस्थान के अंदर। किसके अंदर बात है? राजस्थान के अंदर बात है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से होती है। कहने का अर्थ क्या? देखो औसतन वर्षा की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या है? इस पश्चिमी घाट के पूर्व पर क्या है? कितने गुरुजी? 29 दिन तक क्या लगातार यहां पर एक दिन छोड़ वर्षा होती रहती है। और पूरे भारत के अंदर मानसून फैलता है। एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि पूरे भारत में जब मानसून फैलेगा उसे कितने दिन का समय लगेगा? उसे 29 दिन का समय लगता है। कहते हैं पूरे भारत में मानसून फैलने में कितने दिन का? 29 दिन का। 29 जिसके अंदर क्या है? पूरे भारत में मानसून फैल जाता है। कहने का क्या हो गया कि 25 मई से 1 जून से मानसून प्रवेश किया था और 1 जून के बाद लगभग क्या है? अपने बात आती है 1 जुलाई से पहले पूरे भारत में मानसून फैल जाता है, केवल और केवल किसको? खार के वस्तु को छोड़कर। तो यहाँ पर बात क्या है? बात यहाँ पर है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा से होती है? अरब सागरीय शाखा से। देखो एक इसकी उपशाखा थी, एक इसकी 3 उपशाखा, जिस वजह से इसकी क्षेत्र वर्षा हुई, मध्य भारत में वर्षा हुई और यहाँ पर वर्षा होती रहती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी से बात करें केवल उत्तरी भारत में वर्षा होती है, या फिर कह सकते पूरी भारत में वर्षा होती है, बाकी भारत में वर्षा इससे नहीं होती। ठीक है। इसके बाद में वर्षा क्या आती है? बात आई कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से किस राज्य में वर्षा नहीं होती, या फिर किस मंडल पे, या सॉरी किस तट पे वर्षा नहीं होती? तो कोरोमंडल तट से वर्षा नहीं होती। बात मध्य जून और इसके बाद में क्या वर्षा मानसून क्या भारत में कब तक वहां दस्तक रहता है? तो देखो भारत में मानसून, भारत में मानसून कब तक? बात आती है जून से मध्य सितंबर, सितंबर तक क्या करता है मेरे प्यारे साथियों? वर्षा करता है। कहते हैं जून से लेकर और मध्य सितंबर तक लगातार 2.5 महीने तक वृद्धि क्या होती है? भारत में मानसून से क्या होती है? वर्षा होती रहती है। अब इस मध्य सितंबर के बाद में मानसून क्या करता है? प्रत्यावर्तन करता है। क्या लिखा? मध्य सितंबर से, मध्य सितंबर से भारत में मानसून का क्या? प्रत्यावर्तन काल प्रारंभ होता है, काल प्रारंभ होता है। प्रत्यावर्तन का अर्थ हो गया लौटने का। मानसून के क्या? लौटने का क्या समय आ जाता है, मतलब लौटता हुआ मानसून। आप पढ़ते हो ना, वही क्या सेम की सेम प्रक्रिया कि मानसून को वापस पुनः जाने का क्या आ जाता है? समय आ जाता है। वो गुरुजी कब आता है? मध्य सितंबर के बाद क्या है? मानसून का लौटने का समय आ जाता है। तो मध्य या आप कह सकते हैं प्रत्यावर्तन मानसून या फिर लौटने हुए मानसून, इसकी बातें हम क्या करेंगे अगले नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आज की दो मुझे इजाजत मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।
गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि। सारे साथी जुड़े उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों ने इतने दिन तक मेरा इंतजार किया, इतने दिन तक वो जिज्ञासा थी, उन जिज्ञासाओं को मैं आज आपके बीच में लाइव आकर पुनः शांत कर दिया है। साथियों टेंशन मत लो, आपके बीच में हाँ ठीक है कोई कारणवश हो जाए तो अलग बात है, लेकिन बाकी आपके लिए क्लास में कंटिन्यू लेकर आता रहूंगा। आपके लिए प्रतिदिन ज्योग्राफी की इसी प्रकार से क्या एपिसोड आपको मिलते रहेंगे। साथियों अंत तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट आपको एक मेरी थोड़ी सी क्या रिक्वेस्ट है आपसे कि साथियों देखो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं और आप भी शायद तक बहुत ज्यादा मेहनत करते हो मेरे साथ जुड़ने के लिए, उसके लिए शुक्रिया था। लेकिन आप मेरे साथ आज 900,000 बंदे मेरे साथ जुड़े हुए, 1000 मेरे साथ सब्सक्राइबर और 1000 बंदा, केवल एक बंदा अगर डेली क्या एक सब्सक्राइब करवा दे, केवल एक, ठीक है, तो सपोज करो अपने एक दिन के अंदर कितने सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, 2000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, ठीक है, 2000 सब्सक्राइब हो जाए, इसका मतलब संख्या बढ़ जाएगी और संख्या बढ़ने के बाद में क्या है थोड़ा सा पढ़ाने का आनंद ही कुछ और होता है। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, अन्य मित्रों को क्या शेयर भी करवा दिया करो, ताकि पता चले कि इस चैनल पर प्रतिदिन क्या ज्योग्राफी की क्लासें मिलती है। धन्यवाद साथियों साथ जुड़ने के लिए।